अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और हम अक्सर उनकी बातें सुनते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, और बड़े स्ट्रांगली, बड़े भरपूर तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, और बहुत आसानी हो जाती है बात को समझने में कि असल में चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सबसे पहले आपको ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कल ईद थैंक है यू। तो मैंने कहा आज मौका है आपको शुभकामनाएं भेजे, और हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच सर। और आज हम सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ जी से एक मुस्लिम मुख्तार अब्बास नकवी नाम है उनका, जी। और उन्होंने रिजाइन किया है, तो उस पर एक बड़ा हंगामा है। और कहा जा रहा है कि जी अब तो मोदी जी की जो कैबिनेट है उसमें कोई मुस्लिम रहा ही नहीं, और ऐसा पहली बार हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपके अपने से कहना चाहिए कि कंट्री के लोग जो है वो भी सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ है ये सब? देखिए आरजू जी, विषय तो आपने बड़ा अच्छा चुना है। और इनफैक्ट 2 दिन पहले पीटीवी पे गया था, वो भी यही सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि भाई नकवी साहब ने रिजाइन कर दिया। देखिए, आप हमें इसके थोड़ा पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। नकवी साहब जो है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। राज्यसभा में आप नॉमिनेशन से जाते हो, इलेक्शन के थ्रू नहीं जाते। उनकी राज्यसभा का टर्म जब खत्म हो रहा था, उससे एक दिन पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसा नहीं है कि वैसे उन्होंने रेजिग्नेशन किया या वो हुकूमत से निकाल दिए गए या उनसे इस्तीफा मांगा गया। राज्यसभा की टर्म खत्म हो रही थी, इसलिए एज पर द प्रोसीजर उन्हें रिजाइन करना जरूरी था, बिकॉज जब अगले दिन टर्म खत्म होती, ही कुड हैव नॉट हैव बीन द मिनिस्टर। तो पहली बात ये है। बाकी नकवी साहब बीजेपी में बहुत पुराने, बहुत सालों से, मैं तो कह रहा हूँ डेकेड से जुड़े हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट पोस्टों पर है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। और एक और गलत धारणा है कि जी बीजेपी में मुसलमान नहीं है, बीजेपी टिकट नहीं देता, ये नहीं देता। कई सारे एमएलए मुसलमान है बीजेपी में। अब बीजेपी में नकवी साहब का एक रुतबा है। अभी नकवी साहब को क्या दायित्व, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये हमें नहीं पता। हो सकता है एक, देखिए इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट की भी ऑप्शन खाली है, और उससे भी एक पार्टी के अंदर भी बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पे दायित्व होते हैं, नेशनल पोर्टफोलियो, जहां वी आर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द पार्टी नेशनली। ऐसे कई सारे पोस्ट है, जो ऑप्शन है, गवर्नर वाले ऑप्शन है। तो नकवी साहब का मेरा ये मानना है कि उन्हें उससे भी बड़ा दायित्व, उससे भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जो कैबिनेट मिनिस्टर से भी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है, ऐसा नहीं है कि भाई उनसे रिजिग्नेशन करवाया गया, किसी मुसलमान को नहीं रखना, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। एक साहब हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी, ये केरला से आते, तो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी में केवल 6-7 लोग होते हैं, उनमें से ये एक है। सीएम लेवल के व्यक्ति को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जाता है। अब आपने नाम सुना होगा शहनवाज हुसैन साहब, वैसे तो बिहार में है मिनिस्टर आजकल। शहनवाज हुसैन साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है आरजू जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में करीब 8 मेंबर होते हैं, 7-8 मेंबर। उसमें एक शहनवाज हुसैन साहब है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक मेंबर जरूर होता है। ये मैंने क्यों आपको मेंशन किया, जो भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। और ये ऑल इंडिया लेवल पे डिसाइड होता है। कोई भी इलेक्शन होगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास फाइनल से होता है। मान लीजिए 3 नाम है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। तो अगर वहां शहनवाज साहब बैठे हैं, कुट्टी जी की मैंने बताया, नकवी जी की मैंने आपको बताई, और एमएलए तो कई सारे हैं, और एमएलसीज का तो खैर हिसाब ही नहीं है कितने हैं। तो ये कहना एक बहुत गलत होगा कि भाई उनको निकाला गया, उनको इस्तीफा देने को मिला गया। सवाल ये होना चाहिए अब उन्हें दायित्व या अब उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलती है। मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि उन्हें इससे भी बड़ा दायित्व, इससे भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। जैसे अभी हज कमेटी के चेयरमैन है अब्दुल्ला कुट्टी साहब। तो अभी वो हज पे ही है जब एज वी टॉक। तो वो पूरे भारत का एक डेलीगेशन लेके, जितना भी कोऑर्डिनेशन है, मैनेजमेंट, और इस पोस्ट पे आपको एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो स्टैचर होता है, जो 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 पर्क्स होते हैं, जो भी, हज कमेटी का चेयरमैन इज इक्वलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये कहना कि भाई कोई मुसलमान नहीं है, कोई नहीं है। अब मैंने नकवी साहब की आपको बताई, अब्दुल्ला कुट्टी साहब की बात बताई, शहनवाज हुसैन जी की बात बताई, तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। बाकी जहां तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो विनेबिलिटी पे होती है। लोग कहें, कई बार ये पूछते भाई मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते। देखिए, अब जो इलेक्शन जीता जाता वो है विनेबिलिटी पे।
अगर आप ये हिंदू मुस्लिम करने लगे तो फिर हिंदू के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, सिख के लिए भी, पारसी के लिए भी। फिर हिंदुओं में जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब कई सारे कास्ट है। फिर वो बोलेंगे यार हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं। इसलिए इलेक्शन में जो टिकट दी जाती, जाति धर्म को लेकर नहीं दी जाती, इज प्योरली बेस्ड ऑन विनेबिलिटी। अब यहाँ एक और तर्क आता, लोग बोलते हैं कि मैं कहा ठीक है, आप फॉर अ सेकंड इफ आई टेक कि बीजेपी टिकट नहीं देता, भाई अगर आपका ये कहना है कि बीजेपी टिकट इसलिए नहीं देता कि भाई वो मुसलमान है, आप केवल इसलिए इसको टिकट नहीं दे रहे, भाई अगर वो ऐसा मसला आरजू जी, तो कांग्रेस भी तो टिकट देता है, समाजवादी देती है, बहुजन समाज पार्टी, वहां से जीत जाए। कोई टिकट ना दे, मान ले तो सब मिल गए जी, सब मोदी जी की पॉलिसी पे चल रहे, सो कॉल्ड एंड जस्ट फॉर अ सेकंड कोट अनकोट टिकट नहीं दे रहे, आप इंडिपेंडेंट खड़े होकर भी तो जीत सकते हैं। अगर आप विनिंग कैंडिडेट है, आपको पार्टी की क्या जरूरत है? अगर आपका अपना वर्चस्व, आपकी अपनी जमीन है, पार्टी हो ना, आप तो तब भी जीत जाएंगे। दिक्कत क्या आपको? देखिए, आप कांग्रेस से ले लीजिए, आप समाजवादी से ले लीजिए, बहुजन समाजवादी से ले लीजिए, आप आम आदमी पार्टी से ले लीजिए, इतनी रीजनल पार्टी उनसे ले लीजिए, कोई टिकट नहीं देता जी, सबने बाइकआउट कर लिया। ऐसा होता नहीं है, बोला ऐसा तो कहीं नहीं होता। खैर, आप इंडिपेंडेंट भी तो खड़े हो सकते, आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन जीत सकते। कितने इंडिपेंडेंट हमारे जीत के आते हैं? तो ये कहना टेक्निकली, प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली गलत है कि केवल मुसलमान होने के कारण आपको टिकट नहीं मिलता है, केवल मुसलमान होने के कारण आपको रिजाइन करने को बोला गया है। ये बहुत गलत बात है। मैंने आपको ये 2-3 एग्जाम्पल इसलिए दिखाई, इन लोगों के, नकवी साहब की बात करें, कुट्टी साहब की बात करें, शहनवाज साहब की बात करें, बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पार्टी लेवल पे दिए गए हैं, कंट्री के लेवल पे दिए गए हैं। अगर ये पॉलिसी होती, ये प्रोसीजर होता, तो ये इनको ये दायित्व, ये पोर्टफोलियो कभी दिए ही नहीं जाते। तो दिस इटसेल्फ नेगेट्स द फैक्ट कि ऐसा कोई कारण नहीं है, ये बस एक धारणा बनाई जाएगी, बात की जाती है, मीडिया को टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है। और जैसे आपको पता ही है कि आजकल सारा हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया वो जुबैर को लेके पीछे व्यस्त था। अब जुबैर वाला मसला खत्म हो गया तो नकवी साहब को लेके अब वो परेशान हो रहे हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, वेट एंड वॉच कि नकवी साहब को कितना बड़ा और ऊंचा दायित्व मिलता है। मगर सुमित जी, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, हमने तो खैर इतना डिस्कस नहीं किया है, ना ही हमारे चैनल्स पे इतना ज़्यादा हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन आपके अपने यहाँ जो है चैनल्स के अलावा, टीवी चैनल्स के अलावा भी जो इंडियंस हैं, बहुत से ऐसे हैं जो इंडिया में रहते भी नहीं है, इंडिया से बाहर रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार हुआ है और ऐसा कैसे हो गया। तो अब आपको नहीं लगता कि जो आपके अपने लोग हैं, जो इंडिया के अपने लोग हैं, उनको इस किस्म की बातें करना सूट नहीं करता? देखिए आरजू जी, अभी अगर हम देखें, चलिए थोड़ा इसको साइड से थोड़ा हट के देख लेते हैं। मुसलमान इंडिया में इज द सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी, वो माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी है पारसी, माइनॉरिटी है जैन 0.1%, 0.2%। सिखों को भी आप माइनॉरिटी बोल सकते हो, तो सिखिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म ओनली। तो टेक्निकली मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पारसी है, जैसे पारसी माइनॉरिटी है, आपके ज्यूज रहते हैं इंडिया में, वो माइनॉरिटी है। ऐसे कई सारे लोग, कुछ यजदी भी यहाँ रहते हैं, यजीदी भी कुछ यहाँ रहते हैं, वो माइनॉरिटी है। तो पहली बात तो अगर आपसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं, अरे 15-18% ऑफ द पॉपुलेशन, वो माइनॉरिटी तो हो नहीं सकती। उससे बहुत छोटी छोटी मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटियां यहाँ, एक टाइम ये भी आया है कि भाई अब उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये एग्जांपल्स क्यों बताया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बताई मैंने, कुट्टी साहब की बताई, नकवी साहब की बताई। आइडिया ये है ताकि ये चीजें लोगों को नहीं पता, ये चीजें कॉमन आदमी को नहीं पता है। इतनी जो मैं आपको समझा रहा था वो यही था, ताकि उन पे ये मैसेज जाए, उनको ये पर्सपेक्टिव समझ आए कि ऐसी कोई चीज नहीं है। बट हाँ, कुछ लोगों का ये होता है कि भाई अब सावन के अंधे को तो हर चीज हरी नजर आती है ना, उसने अपना हरा चश्मा लगा लिया, हर चीज हरी नजर आ रही है उसको, कि उन्हें अच्छा भाई ये मुसलमान को हटा दिया, मुसलमान यहाँ नहीं है, मुसलमान वहां नहीं है। ये बताइए मुझे, इंडिया में करीब 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 70 से 100 मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 70 से 100, उसमें बीजेपी कैसे जीत जाती? अगर वोटिंग केवल हिंदू मुसलमान पे हो, जो 70 से 100 मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें बीजेपी कैसे जीतती है? क्या भारत के मुसलमान को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? मुख्तार अब्बास नकवी साहब का ही वर्ड बोलता हूं मैं आपको, सेंटेंस बोल रहा हूं। एक बार इलेक्शन चल रहा था, मैं भी न्यूज पे था, तो उनसे एक बाइट लिया गया कि भाई ये मुसलमान यूपी का फेज 2, तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली थी, नकवी साहब ने बोला, यार एक बात बताओ, क्या मुसलमान को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? मुसलमान को इंश्योरेंस नहीं चाहिए? मुसलमान को गैस नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए? आप मुसलमान को केवल एक वोट बैंक के रूप में क्यों देखते हैं? वाई डू ओनली सी मुस्लिम एज अ वोट बैंक? भाई तू मुसलमान है इसलिए तू यहाँ वोट कर, बाकी तुझे ये दे ना दे, तुझे यहाँ मिले ना मिले। जब अब ट्रिपल तलाक की बात करें, तलाक की बिदअत आपके यहाँ नहीं है, मोदी जी ने हटाया।
जब ऐसी चीजें होती है, उज्ज्वला हो, प्रज्वला हो, स्कीम हो, 5 करोड़ बच्चों का स्कॉलरशिप हो, ये जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, मकान हो, जल हो, कोई भी हो, जब यहाँ हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं होता तो यहाँ हम क्यों देखते हैं? एक जहां पॉलिटिकली कन्वीनियंट है वहां हिंदू मुसलमान का फर्क देखते हैं, जहां पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं है वहां हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर यही चीज जमीन पे होती तो 70 से 100 मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाओं में बीजेपी का जीतना असंभव था। तो वहां मुसलमान ही क्यों नहीं जीतता? सवाल ये है। अगर किसी मुसलमान को ये लगता भाई मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है कि मुझे बीजेपी टिकट नहीं दे रही, आप तो इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत जाइए। कई लोग इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीतते हैं। तो आरजू जी, जब हम इन चीजों को, आपने अच्छा हुआ आपने पूछा, मैंने बताया, मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की, ताकि जो गलत धारणाएं बनी है कि कहीं भी बनी हो, आपके लोगों में, हमारे लोगों में, ऊपर के लोगों के, नीचे के लोगों में, दुनिया में कहीं भी बनी हो, इनको ठीक करने की जरूरत है, इनको बिल्कुल पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। और मुझे बताइए, जो मुस्लिम मोर्चा है आरएसएस का, जो बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे हैं, वहां तो हजारों करोड़ों मुसलमान जुड़े हैं। तो वो मुसलमान क्यों जुड़े हैं? अगर यहाँ इतनी वो हो रही है, इतनी यहाँ वो ना इंसाफी हो रही है, तो मुस्लिम मोर्चा वाला मुसलमान क्यों जुड़ा है? माइनॉरिटी मोर्चा वाला मुसलमान क्यों जुड़ा है? और इनकी संख्या अब करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में है। तो ये लाखों करोड़ों मुसलमान जो जुड़े हैं, जो रोज जुड़े, इनको ये बात समझ नहीं आ रही, या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है, या वो मतलब कहा जाए तो उनकी मतलब ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई? ऐसा तो है नहीं। वो यही रहते पॉलिटिक्स में। जब उन्हें ये चीज समझ आ रही, तो हमें एक बात मान लेनी चाहिए कि कुछ चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन सिलेक्टिवली सिलेक्ट किया जाता, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता, ताकि एक गलत धारणा बनाई जाए। और सबसे आगे तो आपका पीटीवी रहता है। ऐसी कोई भी चीज हो, सबसे पहले वो लेते हैं। जब यहाँ 2 बिहेडिंग्स होती है, पीटीवी खामोश है। जुब्बेर पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। जब बेहेडिंग होती है, जब XYZ कुछ भी यहाँ गड़बड़ होती है, उस पे बिल्कुल सन्नाटा छाता। आपको याद होगा शोले शोले का डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मेरा मन कर रहा था पीटीवी वालों को बोलूं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं, पीटीवी का हाल वही दूरदर्शन वाला है कि उनको भी कोई नहीं देखता, तो वो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कह रहे हैं। मगर साथ साथ अगर हम बात करें, हम आगे बढ़े और हम बात करें दूसरे टॉपिक पे हमारी, लेकिन उससे पहले मैं जी जरूर कहूंगी कि ये थोड़ी सी, मैं इंडियंस को भी कहूंगी कि एहतियात करनी चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी। अपने कंट्री की जब कोई जी बात हो रही हो तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा स्पेस दें। हो सकता है कि दोबारा से जो है मोदी जी की कैबिनेट में हम देख लें कोई मुस्लिम्स आ जाए। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी, वो इतना हंगामा क्यों है भाई, मुझे तो ये कहना चाहिए। लेकिन जी सन्नाटा नहीं है क्योंकि हंगामा है। लेकिन सर, अगर हम बात करें ब्रिटिश इंटेलिजेंस की, बात करें हम एफबीआई की, बात करें अमेरिकन इंटेलिजेंस की, और हम देखें कि चाइना के साथ क्यों आप समझते हैं कि कहा जा रहा है कि एक तरह से थ्रेट की बात की जा रही है चाइना को लेकर? आरजू जी, ये बड़ा अच्छा विषय छेड़ा आपने। देखिए, अगर हम देखें तो मैं पिछले 3 साल से ये बात कह रहा हूँ, इस पे लिख चुका हूँ, कई सारे डिबेट कर चुका हूँ, प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। अब ये कि आप बोले, हम बोले, छोटे लोग बोलते कोई सुनता नहीं, कोई बड़ा आदमी बोले तो सुन लेता। यहाँ इंडिविजुअल है और एनालिसिस है, वहां अथॉरिटी है और फेडरल बॉडीज है। मतलब यहाँ बोलते यार इंडिविजुअल का एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर वहां एक फेडरल बॉडी है, अथॉरिटी है। अगर वो लोग बोल रहे तो इसकी बात में जरूर दम है। आज पहली बार दुनिया के इतिहास में पिछले 40-50 सालों में एफबीआई और MI5 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म पे आती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है। यूजुअली ये जो रिपोर्टें होती ये कभी पब्लिक में नहीं आती, जिसको पहुंचानी तो पहुंच जाती है। पर अगर आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके दुनिया को बता रहे, जर्नलिस्टों को बता रहे, प्रेस को बता रहे हो, तो ये मान लीजिए बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे कि दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट चाइना से। ये सुमित पीर नहीं कह रहा, मेरा आर्टिकल भी छोड़ दीजिए, मेरा प्रेडिक्शन भी छोड़ दीजिए, अब MI5 और FBI मिल के आपको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा पीछे बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी हिली, आपने, मैंने बात की थी, मैंने बोला फोर्सेस लगे इसके पीछे, 2 दिन पहले की बात है। जी और जी। उसी दिन के आसपास या उसी के एक दिन शायद बाद में ये प्रेस ब्रीफिंग आई। मैंने बोला था तीन, एक फैक्टर, मैंने लगा ऑलरेडी 3 फैक्टर और है, वो आएगा। लीजिए, एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर सामने आ गया, 2 अभी बाकी है बाय द वे। तो ये उन्होंने क्लियर बोल दिया। उन्होंने कहा आपका आईपीआर इतना चुरा रहा है चाइना। ये एफबीआई तो पहले भी यूएस में बोल चुका, चाइना आपका इतना आईपीआर चुरा रहा है जितना दुनिया की सारी कंट्रियां मिलकर नहीं चुरा रही। आइडिया क्या? आइडिया है डोमिनेंस। उन्होंने वर्ड यूज किया जो मैं हमेशा यूज करता हूं, इकोनॉमिक टेररिज्म।
ये इकोनॉमिक टेररिज्म है चाइना का, ताकि आपके मार्केटों को कैप्चर किया जाए, आपकी टेक्नोलॉजी को चिराया जाए, आपकी इंडस्ट्री को अनवाइबल किया जाए, आपको उन पे डिपेंडेंट बनाया जाए। साइबर अटैक्स हो, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो, कोई भी प्रोपेगेंडा मशीनरी हो, डाटा चुराने की बात हो, ये तो आप जानते हो हुआवे जेटी को तो बनाया था डाटा चुराने के लिए। दुनिया के हर कंट्री, बड़ी कंट्री में हुआई जेटी क्यों बैन हो रही? वो बनी थी डाटा चुराने के लिए। अरे बाबा, हेड जो उसका है वो पीएलए का जनरल है, उसको उसको सीसीपी ने पैसे दिए, तुम अफ्रीका में प्रोजेक्ट करो, तुम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करो, तुम यहां प्रोजेक्ट करो, अपना पैसा लगाओ, किस्तों पे सामान दो। क्यों? उनको इंटरेस्ट है डाटा में, और उनको अपने एआई को स्ट्रेंथन करना। एआई को स्ट्रेंथन करने के लिए आईओटी चाहिए, आईओटी के लिए ब्रिज चाहिए, उसके लिए आपको टेलीकॉम चाहिए। और मेटा डाटा जब तक आईओटी में नहीं आएगा, जब तक आप गीगाबिट्स में मेटा डाटा नहीं लोगे, आपका आईओटी वो एआई में पंप नहीं कर पाएगा। थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं, बट ये है कि बिना उस डाटा के आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजलेस। इसीलिए डाटा चुराने की कवायद पहले की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में बनाई गई आरजू जी, डाटा चुराने का इंतजाम पहले किया गया। ये मैं आज से 3 4 क्या 5 साल से कह रहा हूं कि इनका काम ये, दे वर डिजाइन टू डू दिस। और बाय द वे, मैंने हुआ जेटी दोनों की फैक्ट्रियां चाइना में देख रखी है, और जिस हिसाब का वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई प्राइवेट आदमी इतने पैसे लगा ही नहीं सकता। एक बात तो ये हो गई। चलिए इस पे दूसरे विषय पे आते हैं। तो अब अगर ये दुनिया को वो क्लियरली बता रहे हैं, थ्रेट बता रहे हैं, और यहाँ एक और फर्क है, चाइना का आरजू जी बिल्कुल आपकी टेरिटरी पे इंटरेस्ट है। लैंड, लेडीज, लेजिटिमेसी, जर, जरूर और जमीन, तीनों पे नजर है। अगर अमेरिका की बात करे, रशिया, कोई भी बात करे, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं कि यार मैं ये मार्केट कैप्चर कर लूं, मैं यहां से ज्यादा पैसा निकालू, यहां मुझे 40% प्रॉफिट मिलता है, यहां से मैं 60% लूं, ये हो सकता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पर इनका टेरिटोरियल इंटरेस्ट है, फर्क है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ओनली लिमिटेड टू मनी, मनी फॉर माई प्रॉस्पेरिटी। बट टेरिटोरियल इंटरेस्ट इसकी, मैं आपकी जमीन भी लूं, मैं आपका कल्चर भी लूं, मैं आपका रिलीजन भी पे भी कब्जा करूं, मैं आपकी फितरत, जहनियत और कैफियत, उर्दू में वर्ड होता है, मैं तीनों पे कब्जा कर लूं, और एक दिन ऐसा आपका बोल दूं कि मतलब उनका मॉडल वही है जो उग्रों के साथ अभी कर रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, एक हमारे इंग्लिश चैनल है काफी प्रोमिनेंट, वहां के एंकर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने एक बार सवाल पूछा था माइक पॉम्पियो से। उन्होंने बोला, देखिए जी, हमारा हमारा तो चाइना से बॉर्डर मिलता है, तो इसलिए हमारी दिक्कतें हैं। तो उन्होंने, माइक पॉम्पियो ने कहा, इट डजंट मैटर डू यू हैव अ बॉर्डर विद चाइना और नॉट, यू आर स्टिल अ फ्रंटलाइन स्टेट फॉर सीसीपी। इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर, दुनिया में आप कहीं भी हो, आपका वल्नरेबिलिटी सीसीपी को लेके उतनी है जितनी आपकी बॉर्डर मिले या ना मिले। और आज आपको मैं दिखाऊंगा श्रीलंका की हालत। ये आप और हम कितनी देर से प्रेडिक्ट करें, कितनी देर से बातें करें, मैंने आपको यही भी बोला था आरजू जी, एक दिन ऐसा होगा लोग इसी प्रेसिडेंट के महल में घुसेंगे, और आज वो दिन आ गया। कभी कभी कहता हूं कि अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल कर लूं, पता नहीं क्या हो जाता है, अधिकतर चीजें सच हो जाती है। बट ये है, आप देखिए, आज प्रेसिडेंट श्रीलंका के महल में लोग घुस गए हैं। ये मैंने कहा था ये एक दिन होगा। और श्रीलंका, कितनी देर से हम कह रहे हैं श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर, डिजास्टर, और प्रेसिडेंट तो भाग गए, प्रेसिडेंट भाग गया। अब वो तो हमेशा वहां के, भाग जाते हैं, अफगानिस्तान से भी भाग गए थे, आपने देखा था। हाँ, अब जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं उनको बनाओ। पर जो कंट्री में लॉस है, अगर वो रिकवर करते भी गए आरजू जी, मेरा आइडिया उन्हें 30 साल लगेंगे, उन्हें 30 साल लगेगा उस स्थिति में आने में। और इसमें सबसे बड़ा कारण, आज पर एक चीज से मैं बड़ा खुश हूं, आज एक चीज से बड़ा खुश हूं, आज ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, लोग खुल के बोल रहे हैं चाइनाज डेट ट्रैप, चाइनाज डेट ट्रैप की पॉलिसी खुल के देख रहे हैं। और अ, चलिए, ईद का मौका मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, मतलब फेस्टिवल का मौका है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे, श्रीलंका वॉज एट 27 मैम, जब मैंने लास्ट देखा था तो पाकिस्तान वॉज 16-17 डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पहले 13 थी, 16-17 पे पाकिस्तान पहुंच गया था। तो अब इसके ये मैं आपके के कहीं चैनलों पे डायरेक्टली पूछ चुका हूं कि यार इसमें क्या कर रहे हो, इसका तो जवाब दो। यू आर हेडिंग द श्रीलंका वे, व्हाट इज द वे आउट? आंसर इज नथिंग। आंसर इज कि आपके कल शरीफ साहब ने तो ट्वीट किया था, भाई बुरहान वादी बहुत बड़ा वो था, फ्लेम्स ऑफ फ्रीडम, ये वो। मैं कह रहा हूं यार, अब इतने बड़े शख्सियत है शरीफ साहब की, मैं क्या बोलूं, बट एक छोटा मुंह बड़ी बात। शरीफ साहब, श्रीलंका देखिए, बुरहान वानी तो निकल गया। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है, हमारे तो खैर ये भी कहते हैं कि श्रीलंका बनते बनते बचा लिया है, ये गवर्नमेंट ये भी दावा कर रही है। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और क्योंकि चाइना से भी फंड मिल चुका है और आईएमएफ से भी जो है इनको उम्मीद है कि दे देंगे, अभी तक दिया नहीं है मगर कह रहे हैं कि मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस वजह से वो बार बार बताया जा रहा है कि जी हम श्रीलंका बनने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है जी।
जी आरजू जी, मैं उनसे एक चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। पहले आप डिक्लेयर कीजिए ना डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या पाकिस्तान की। पहले 13 थी, 15, 16 बच गई। एनीथिंग लेस देन, अब एनीथिंग अबव 1.5 इज डिजास्टर्स। इंडोनेशिया 1.5 पे वो लिस्ट में है, तो दैट इज डिजास्टर्स। आप डिक्लेयर कीजिए शरीफ साहब कि आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है आज। गेट इट वैलिडेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, बात खत्म। अगर 1.5 से नीचे है देन यू हैव सेव्ड द कंट्री, यू हैव ओनली डिलेड इट। Sir, you have only delayed it, you have not saved it. You have only delayed it, you have not saved it, in my opinion. Unless and until somebody, and बड़ी रेटिंग एजेंसी दुनिया की या IMF बोल दे, now Pakistan's default probability is less than 1.5 and it is going to be that for next 2-3 years, तब हम मानेंगे आपने बचा लिया, आपने टेम्परेली बचा लिया। एक होता परमानेंट सोल्यूशन, एक होता टेम्परेरी सोल्यूशन। आपको चोट लगी, आप बैंडेड लगा रहे हो, अगर वो उपचार है तो मतलब फिर तो डॉक्टरी भी फेल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वाकई में इस चीज़ के ऊपर सख्ती से काम करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की एग्जाम्पल हमारे सामने है और हमें पता है कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुंचे। तो कम से कम पाकिस्तान में ये कोशिश की जा सकती है कि वो गलती ना दोहराएं हम। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और आप एक बार फिर से आपको, आपके दर्शकों को, सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।